नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो कंबाइंड वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये आगामी वीडियो आप लोगों के लिए आज ये हमारा 14वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 13 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। देखिए दोस्तों, जिन भाई बंधुओं को एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है, इस जो प्ले लिस्ट है ये एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस वाली, इन प्ले लिस्ट की सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि इससे पहले आपने 57 सीरीज का वीडियो देख लिया होगा, टॉपिक वाइज भी देख लिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ के संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ इसी मोबाइल नंबर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सएप मैसेज कर पीडीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला प्रश्न जो हमने रखा है, अगस्त 2023 में किस राज्य ने बिजली की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है ना। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सोलर मिशन आपको किस स्टेट में जो है इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, तो ये आपका मेघालय है। मेघालय में बिजली के समस्या से निपटान हेतु वहां के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के द्वारा जो है ये योजना कौन सी है ना, आपका मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया गया है। तो याद रहेगी मेघालय। मेघालय में स्टैटिक्स फॉर्म में 3 पहाड़ी का नाम आप जरूर याद रखते हैं, गारो, खासी और आपका जयंतिया। ये तीनों पहाड़ी जो है आप जरूर याद रखते हैं। साथ ही साथ गारो, खासी, जयंतिया अपने आप में जनजाति भी है जो मेघालय में निवास करते हैं। मेघालय के मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हो गए, तो कोनराड संगमा हो गए। संबंधित एक रूफटॉप योजना आया था। रूफटॉप योजना के कार्यकाल में अभी बढ़ोतरी कर दी गई है। अब ये 2025 वित्तीय ईयर तक चलेगा, मतलब 31 मार्च 2025 तक जो है इसकी वैलिडिटी बढ़ा दिया गया है। 2025-26 लिखने का मतलब है कि 31 मार्च 2025 की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वित्तीय ईयर हमारे यहाँ 1 अप्रैल से है ना, 1 चौथा महीना से अगले साल के 31 तीसरा महीना तक चलता है। ठीक है, तो इसको बढ़ाया गया है। रूफटॉप योजना जरूर रखेंगे, सोलर से ये भी संबंधित है। सौर ऊर्जा से संबंधित स्ट्रीट लाइट व्यवस्था में सुधार लाने या फिर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था का जो अच्छा बनाने के उद्देश्य से अटल ज्योति योजना 2016 में लाया गया था। तो ये भी सौर ऊर्जा से कहीं ना कहीं संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे। देखिए, सौर ऊर्जा से संबंधित प्रथम मैंने एयरपोर्ट बता दिया है ना। सौर ऊर्जा से संबंधित जो है प्रथम ग्राम आपको बता दिया था मोढेरा। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आजकल अगर आपको जिंदगी जीना है, हमारी पीढ़ी को अच्छे से चलाना है, तो सौर ऊर्जा पे विशेष बल देना होगा, क्योंकि ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत में आता है। आप धूप का कितना भी इस्तेमाल करो घटने वाला नहीं है, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम वगैरह तो घट जाएंगे, है ना। तो सौर ऊर्जा की बात जब भी एग्जाम में, मतलब कोई भी लेटेस्ट योजना आएगी या फिर इस चर्चा में रहेंगे तो आपके एग्जाम में आएंगे, सौर ऊर्जा वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मोढेरा था सौर ऊर्जा वाला ग्राम, है ना। इसके अलावा कांची आपका सौर ऊर्जा वाला शहर बना था। सांची, माफ कीजिएगा, सांची ये मध्य प्रदेश में है ना। इसके अलावा मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में। तीर्थ यात्रियों के लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना गोवा में। ठीक है, इसके अलावा केरल सरकार ने प्रवासियों के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है। प्रवासी मतलब समझते हैं ना कि दूसरे स्टेट से आया है, ऐसा है ना। तो जो प्रवासी लोग आते हैं केरल में, उनके लिए शुभ यात्रा योजना शुरू किया है, ताकि जो है उनको एक आर्थिक मदद मिल सके और जो सेटल होते हैं उसमें ज़्यादा विशेष जो है उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो इसके लिए 2000 की आर्थिक लोन मुहैया कराएंगे केरल सरकार, बहुत कम ब्याज दर पर, है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी सेम चीज़ है, बहुत कम ब्याज दर पे जो है आपका लोन मुहैया कराया जाता है ना, जो कारीगर हैं उनको। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू किया है। देखिए, काशी यात्रा से जो है आपको देखने में लगेगा कि ये जो है उत्तर प्रदेश का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु जो है फंडिंग करते हैं। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी बहना योजना, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये काफ़ी पॉपुलर हो गई है, क्योंकि ये जो है एक तो महिला से है और एक जो है यहाँ के बच्चियों से है मध्य प्रदेश में, और ये काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। हमर बेटी हमर मान योजना, ये आपका छत्तीसगढ़ में जो है चलाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक आपने मोघर योजना भी याद रखेंगे। देखिए, इस प्रकार की जो लैंग्वेज में आपका योजना आता है, ये काफ़ी एग्जाम में आ जाता है। मोघर योजना, ये मतलब मेरा घर होता होगा, उड़िया भाषा है ये, है ना। तो ओडिशा का ये योजना है मोघर योजना।
तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध बनारस तथा जयपुर घराना शास्त्रीय नृत्य के किस फॉर्म से संबंधित है? जयपुर और बनारस घराने के जो कलाकार होते हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से जनरली संबंधित होते हैं? तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित होते हैं। मैंने आपको महाराज सरनेम बताया है कि महाराज सरनेम जो है जनरली कथक नृत्य से संबंधित होते हैं, और आपने बनारस घराने में लच्छू महाराज वगैरह का नाम जरूर सुने होंगे, है ना। तो ये आपका महाराज हो गया, तो कथक हो गया। कथक कहाँ का है भाई? नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का। अगर उत्तर भारत ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में हो सकता है, वहां पे प्रदेश स्टेट को नहीं मतलब एरिया को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। बनारस घराने के संस्थापक कौन है? पंडित राम सहाय साहब हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा बनारस घराने के प्रमुख कलाकार में आएंगे तो शारदा सहाय, किशन महाराज, समता प्रसाद, लच्छू महाराज, ये सब जो है आपके बनारस घराने में आ जाएंगे, बनारस घराने के महारथी लोग हैं। इनके अलावा जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन है? अल्लादिया खान। कौन? अल्लादिया खान, इस प्रकार से नाम है इनका। जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है आपका अल्लादिया खान। किराना घराना के संस्थापक काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, अब्दुल वाहिद खान को माना जाता है किराना घराना का संस्थापक। और किराना घराने के जो सबसे प्रमुख कलाकार में नाम आते हैं पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी की जो नेटिव है ये आप कर्नाटक करिएगा, न तो उत्तर प्रदेश नहीं कर दीजिएगा, है ना। ये कर्नाटक करिएगा क्योंकि इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित एम वेंकटेश, ये सभी के सभी किराना घराना से संबंधित जो है कलाकारों में से हैं। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी मिल चुका है, तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ठुमरी की रानी, मैंने आपको बता रखा है कि संगीत के क्षेत्र में किसको किसको भारत रत्न मिला है, पहले ही बता रखें कल या परसों की क्लास में, और पहले भी बता रखें उससे पहले, क्योंकि 6-7 ही है तो आपको याद कर लो ना क्या हो जाता है। इसके अलावा ठुमरी की रानी कहते हैं गिरजा देवी को। स्पष्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो गिरजा देवी को। और ये किस घराने से है, तो ये बनारस घराने से है। ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद, ये सब क्या गायन की शैली होती है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलग अलग पार्ट हैं, है ना। इसके अलावा जब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात आ गई है तो दो प्रकार के हम यहाँ पे संगीत देखते हैं, एक तो कर्नाटकन देखते हैं, कर्नाटक संगीत कहते हैं, और एक हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एरिया बहुत बड़ा है, कर्नाटक संगीत की एरिया जो साउथ के भाग हैं जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, ये सब जो पार्ट है यहीं पे आप सिमट के रहिए, मतलब इसका नाम यहीं तक आप देखेंगे, यहीं तक प्रचलित है। बाद बाकी आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन है? नत्थू खान। कौन है? नत्थू खान, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 जीता है? देखिए एशियाई चैंपियनशिप 2023 खो खो में देखिए एशियाई में बाहर आ गया है, ठीक है। जो भी एशियाई वाली खेल हो रही है लगभग में विजेता कौन रहा है? तो भारत होता जा रहा है। आप तो इंडिया नहीं लिख रहे हैं, है ना, भारत होता जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में धड़ल्ले से आ जाता है, क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंसी रखती है कि भारत जीत गया और भारत का आप एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो ये काफी बड़ा चीज हो जाता है, तो आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के विजेता भी भारत बने हैं, है ना। और एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे करवाया गया था? तो असम में करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? असम में बक्सा करके जगह है, वहां पे करवाया गया था, असम के अंदर। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था, है ना। इसके अलावा देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कहाँ पे हुआ है? अस्ताना में। अस्ताना कहाँ रहेगा? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ? अप्रैल 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ था, जहाँ पे भारत को 14 पदक प्राप्त हुआ था टोटल। कितना? 14। कौन कौन से रेशियो में? 1, 3, 10, यानी 1 गो गोल्ड, 3 गो रजत और 10 गो ब्रांज पदक प्राप्त हुआ था। देखिए यहाँ पे जो मेडल टैली रही है इसमें भारत की 7वीं रैंक रही है ना। और एकमात्र गोल्ड जो यहाँ पे भारत को मिला है, जो आप एक गोल्ड दिख रहा है, जैसे नीरज चोपड़ा को एकमात्र गोल्ड मिला, तो बहुत बार जो है गोल्डन क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में। टोक्यो ओलंपिक में क्यों गोल्ड मिला था नीरज चोपड़ा को, और अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को एक गोल्ड मिला ही है नीरज चोपड़ा को, मैं पहले बढ़ा दिया, कल पढ़ा दिया था, है ना। तो ये अमन सहरावत को मिला है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो अमन सहरावत के द्वारा। कितने पदक मिले? 14 पदक मिले। कौन सी रैंकिंग हुई? 7वीं रैंकिंग हुई। कहां पे हुआ? अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुआ। इसके अलावा एशियन हॉकी चैंपियनशिप जूनियर, अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया, मैं आपको 2-3-4 बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन अभी पुराने इतने भी नहीं हुए कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। एशियन हॉकी चैंपियनशिप जूनियर और एशियन हॉकी चैंपियनशिप जूनियर महिला, एगो पुरुष वाला एगो महिला वाला, सेम नाम है एशियाई जूनियर हॉकी, है ना, 2023 वाला। तो पुरुष वाले की विजेता भी भारत और महिला वाले की विजेता भी भारत, लेकिन डिफेंस कहां पे है? जब उपविजेता आपसे पूछेगा तो पुरुष वाले के उपविजेता अपना पाकू है पाकिस्तान, और महिला वाले का उपविजेता है कोरिया, है ना। पुरुष वाला मैच हुआ ओमान के अंदर, और महिला वाला जो जूनियर हॉकी चैंपियनशिप
हुआ एशियाई वाली, तो ये आपका जापान के अंदर हुआ है। तो ये दोनों बात जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप हॉकी महिला के विजेता भी भारत बने हैं और उप विजेता जापान रहे हैं, तो ये दोनों बात भी रखेंगे। ये तो अभी अभी की घटना है, अभी अभी की घटना है, 2-4-5 दिन पहले की घटना है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी नहीं आएगी, है ना, तो इतना वर्डन नहीं लेना है माथे पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यही दोनों रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा किस भारतीय को 65वीं रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 65वां एडिशन था, तो इसमें एक भारतीय भी शामिल है जिसको दिया गया है। तो ये कौन से भारतीय हैं आपसे पूछ रहा है। तो ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये भारत की तरफ से रवि कन्नन आर को दिया गया है। किसे दिया गया है? रवि कन्नन आर को दिया गया। देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसके नाम पे? तो फिलीपींस के राजनेता के नाम पे दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जिस प्रकार से आप विश्व में नोबेल पुरस्कार को जानते हैं, तो एशियाई नोबेल पुरस्कार जो है ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है। इसके अलावा जो 4 आदमी को 2023 में दिया गया है, ये दिया गया है कोरबी रक्षांद को। किसको? कोरबी रक्षांद को। ये बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लेमेस को तिमोर लेस्टे। ये तिमोर लेस्टे से कुछ याद आया कि आपको? मैंने कल या परसों पढ़ा रखा था। जो आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान, तो आसियान में जो अगला सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया, ये तिमोर लेस्टे को ही दिया गया था। तो इस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मरियम फेरेर फिलीपींस के हैं और डॉक्टर रवि कन्नन भारत के हैं। तो ये क्वेश्चन का आधार था कि भारत में किसे मिला है, तो डॉक्टर रवि कन्नन को। देखिए, भारत के लिए जो पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार के जो है विनर बने थे, ये आपका आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे को, है ना। इसके अलावा प्रथम बार जो किसी भारतीय महिला को ये पुरस्कार मिला था, ये एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम, जो कर्नाटक संगीत के, है ना, मतलब जनक तो नहीं लेकिन कर्नाटक संगीत में मजे हुए गायिका थी एम सुब्बा लक्ष्मी, जिसे सबसे पहले 1998 में भारत रत्न दिया गया था संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। तो इन्हें ही जो है आपका जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार महिला में भारत के लिए पहली बार दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार की जो है पहली उद्योग रत्न अवार्ड 2023 से रतन टाटा साहब को दिया गया है, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है कि अमुक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र सरकार की पहली उद्योग रत्न अवार्ड, यानी पहली बार ये अवार्ड दिया गया है रतन टाटा साहब को, और इन्हें देना भी जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ दुनिया के सारे पुरस्कार इन्हें दे दीजिए, है ना। इसके अलावा आपने कालिदास सम्मान और आपने जो है तानसेन सम्मान का नाम सुना होगा, ये एमपी के सरकार देते हैं, जो कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ चुका है। 2022 में रतन टाटा साहब को असम सरकार के द्वारा असम वैभव दिया गया था। 2022 के लिए ध्यान रखेंगे, 2022 के लिए असम वैभव जो है टाटा साहब को दिए गए थे, लेकिन 2023 में असम वैभव तपन शौकिया को दिया जाने की जो है प्रस्ताव किया गया है। ये एक डॉक्टर हैं पेशे से, जो आपके कैंसर के मरीज को देखते हैं। इसके अलावा वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक अवार्ड, है ना, वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है ये नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के विजेता भी नरेंद्र मोदी साहब ही हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एक क्लू बताऊं, जब भी कोई देश के वरिष्ठ पुरस्कार की बात आए और ऑप्शन में नरेंद्र मोदी रहे, तो 90% केस में नरेंद्र मोदी ही आंसर मार के आइएगा। इसके अलावा 2023 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये बहादुर रहमान को दिया जाएगा। इसके अलावा 2022 के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार से जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। अभी कौन है? ओलाफ सोल जो है जर्मनी के चांसलर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो एंजेला मर्केल को जो है ये 2022 के लिए यूनेस्को के जो शांति पुरस्कार होते हैं ये देते हैं। और यूनेस्को शांति पुरस्कार के अलावा कलिंग पुरस्कार भी देते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कलिंग जो है आपका सम्मान है ये उड़ीसा सरकार भी देते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कलिंग उड़ीसा को ही कहते थे पहले। इसके अलावा किस प्रकार की मिट्टी में साधारणतः नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैविक पदार्थ की कमी वाली जो मिट्टी है ये आपका काली मिट्टी होती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये जो है आपके जो है कपासी मृदा भी होता है, साथ ही साथ जो है कई सारे स्टेट में पाए जाते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने क्षरण से होती है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। इसमें लोहा, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, लेकिन कुछ एक तत्व है जैसे नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, है ना, इत्यादि, ये सब की थोड़ी कमी पाई जाती है काली मिट्टी में, ठीक है। तो कमी वाला जरूर याद रखें, जो ज्यादा है वो तो आप देख ही लेंगे। इसके अलावा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, या कपासी मिट्टी, या ब्लैक चेरनोजम भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों नाम काली मिट्टी के लिए उपयोग किया गया है। इस मिट्टी में कपास, तंबाकू, मोटे अनाज इत्यादि की खेती करी जाती है, ठीक है भैया। इसके अलावा
भारत में डेक्कन पठार के आसपास अधिकांश मिट्टी आपको कैसे मिलेंगे? काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाएंगे, है ना, काली मिट्टी, है ना, साउथ में भी पाए जाते हैं, महाराष्ट्र गुजरात में भी पाए जाते हैं काली मिट्टी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाल मिट्टी के बारे में क्या है? ये तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में भी पाई जाती है। देखिए इधर अगर आपने कहा तो कोई आश्चर्य मुझे नहीं लगा लाल मिट्टी के बारे में, लेकिन झारखंड, ये याद रखने योग्य है कि झारखंड में भी लाल मिट्टी की क्षेत्र पाई जाती है। नहीं तो आप जब तक नहीं जानोगे नहीं तो हमारे ख्याल से तो आप एग्जाम में तो नहीं टिक करोगे, ठीक है। इसके अलावा यह मिट्टी ग्रेनाइट चट्टान के विखंडन से बनती है, ग्रेनाइट नीस भी कह सकते हैं, तो इनके विखंडन से जो है आपके लाल मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट के क्षरण से क्या हो रहा होता है? काली मिट्टी का निर्माण हो रहा था। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप कहेंगे लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है ना। अब लोहे की उपस्थिति की बात आई तो आपसे पूछता है कि पृथ्वी के जो क्रोड है वहां पे क्या चीज उपस्थिति होते हैं, तो आप कहोगे जी नीफे मतलब निकेल और फेरस की उपस्थिति पाई जाती है पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड। अब पृथ्वी के 3 भाग होते हैं ना आंतरिक भाग, जैसे सबसे ऊपर वाला भाग को आप कहते हैं क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल और नीचे वाले को क्रोड कहते हैं। तो इसमें आपको जो है क्या पाया जाता है? नीफे पाया जाता है, निकेल और फेरस पाया जाता है। निकेल मतलब निकेल और फेरस मतलब लोहा। लेटेराइट मिट्टी पूर्वी घाटी तथा मेघालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो मेघालय इत्यादि के जो पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, वहां पे जो है आपको क्या मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी मिल जाएगा। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है लीचिंग प्रोसेस से होता है, पहले बता चुका है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, पोटासियम जैविक पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह कम उपजाऊ होती है। लेकिन काजू वगैरह की खेती जो है लेटेराइट मिट्टी में हो सकती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी, इसमें आप रबी की फसल कीजिए या फिर आप जो है मतलब खरीफ की फसल कीजिए, सभी फसल लगभग उपज जाएगी आपके जलोढ़ मिट्टी में। भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मिट्टी है और नदी के अपर्दन से जो मलबा लाया जाता है, मतलब जो मिनरल्स वगैरह बहा कर लाया जाता है, इसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी से। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बांगर होते हैं और एक आपका जो है खादर होता है। जो बांगर होता है बंगरू वो जो है पुराना है, खादर जो है ये नया जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। और नया और पुराना जलोढ़ मिट्टी कैसे तय करते हैं ये मैंने आपको नदी के बहाव के आधार पर कई बार बता चुका हूं। इसके अलावा हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी तो उसके आसपास 4 गो जानवर बैठे हुए थे। तो इन चारों जानवर में कौन सा जानवर पशुपतिनाथ के मूर्ति के में जो है अंकन नहीं है या फिर सम्मिलित नहीं है, नहीं पाया गया? तो गाय की जो है कोई चित्र नहीं है। वो जो 4 जानवर है, इस 4 जानवर में जो पशुपति के किनारे बैठे हैं, ये गेंडा है, चीता है, भैंसा है और हाथी है। यही वो 4 जानवर हैं। कई दफा जो है यहाँ से कथन के रूप में क्वेश्चन आ चुका है। ये पशुपतिनाथ की जो मंदिर है ये आपके काठमांडू में मिलेंगे। काठमांडू मतलब नेपाल में मिलेंगे। काठमांडू के अंदर ही सार्क की जो है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क की जो है मुख्यालय मिलेंगे। ये 1985 में गठित किया गया था। सार्क में वर्तमान में 8 को सदस्य देश है और परसों चौथे रोज नेपाल में फिर से भूकंप आया था, ठीक है। नेपाल भारत के उत्तर में और बिहार के भी उत्तर में है। इसके अलावा हड़प्पा काल में लोथल और सुरकोटदा ये क्या था? प्रमुख बंदरगाह नगर था जहां पे आपका जो है पोर्ट हुआ करता था। हड़प्पा में नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुख्य फसल था गेहूं और जौ था। सिंधु और कपास की खेती भी सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था? तो मात्र सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक क्या होता है, होप आप समझ रहे होंगे, है ना, कि मतलब जैसे माता प्रधान था, है ना, माता प्रधान था, लीडियों की महत्व थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक था। कांस्ययुगीन सभ्यता था क्योंकि कांस्य की पहली बार जो है इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुई, और शहरी सभ्यता थी। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। कई दफा आपसे क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी लौह युगीन, ताम्र युगीन, तो आप बताएंगे कांस्ययुगीन, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, चांदी, सोना, टीन, यहाँ पे लिखिएगा टीन, इसके अलावा गोमेद, सीसा, ये सभी मिले थे, परंतु कौन सा नहीं मिला था? लोहा नहीं मिला था, ध्यान रखेंगे। किस राज्य ने हाल में ही स्टैच्यू ऑफ वननेस का उद्घाटन किया है? तो जो स्टैच्यू ऑफ वननेस का उद्घाटन करा गया है ये आपके मध्य प्रदेश में करे गए हैं। कहां पे? मध्य प्रदेश में करा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना शिवराज सिंह चौहान साहब ने शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ओमकारेश्वर में किया है। ओमकारेश्वर आप जान रहे हैं ना, भगवान भोलेनाथ का घर। ओमकारेश्वर महाकाल से थोड़ा सा दूर है, 60-70 किलोमीटर लगभग। तो ये ओमकारेश्वर में जो है आपके स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा करा गया। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहां पे मिलेगा
आपको गुजरात में मिलेगा, गुजरात के एकता नगर में मिलेगा। इसी एकता नगर का पहले नाम केवड़िया हुआ करता था, तो कहीं कहीं आप इसे केवड़िया भी देखेंगे, अब इसका नाम बदल दिया गया है ना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इस स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार भी पूछते हैं तो राम सुतार हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी मतलब समानता, तो ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये आपके कहाँ पे मिलेंगे? हैदराबाद में मिलेंगे। एक लेटेस्ट स्टेच्यू ऑफ नॉलेज है ना, ये कहाँ पे मिलेंगे? भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा है, कहाँ पे मिलेंगे? महाराष्ट्र के लातूर में मिलेंगे, है ना। इसके अलावा भोलेनाथ की प्रतिमा जो है आपका राजस्थान में स्थापित करा गया। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर भी कार्य किए हैं? अच्छा क्वेश्चन बनेगा आने वाले दिन के लिए, ठीक है। तो लोकसभा में जो कार्य के तो मतलब अपना सेवा दिए हैं और राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किए हैं, तो ये हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी साहब। नीलम संजीव रेड्डी साहब भारत के चौथी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, हालांकि पूर्ण कार्यकाल के दौरान नहीं रहे थे। एक और अध्यक्ष आए, लेकिन ये जो है संभाले कार्य को संभाले थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, मतलब इनके अगेंस्ट में ज्यादा मतलब ये अगेंस्ट में कोई नहीं थे, निर्विरोध मतलब सर्वसम्मति के अनुसार चुना गया था। इसके अलावा भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति डॉक्टर बीवी गिरी थे। तो आपको प्रथम राष्ट्रपति कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जरूर पूछ रहा है, तो बीवी गिरी साहब बताइएगा। बाद में जाके बीवी गिरी साहब पूर्णकालीन राष्ट्रपति भी बने थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, और डाइन हार्नेस हुआ था इनका, ये पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका में प्रधान होता है। संघ में जो कार्यपालिका होते हैं उनके प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राज्य में जो कार्यपालिका होते हैं उनके प्रधान कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं, ठीक है। लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे, तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत संयम अयंगर थे। आपने अयंगर बेकरी बहुत जगह देखा होगा, जो आपके बेकरी मतलब केक वगैरह का निर्माण करता है, ये फेमस हो गया इंडिया में अब तो, अयंगर बेकरी, तो इसका भी सरनेम अयंगर ही है ना। इसके अलावा जो उपाध्यक्ष थे आपका अनंत संयम अयंगर, जो उपाध्यक्ष थे लोकसभा, प्रथम लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो 1951 में, ठीक है, 1951-52। इसके अलावा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप जानते हैं कि पीएम ही होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो गुलजारी लाल नंदा साहब, जो बाद में चल के प्रधानमंत्री भी बने। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया साहब। और प्रथम सीईओ कौन थी? तो सिंधु श्री खुल्लर मैडम। तो इन्हें भी जरूर ध्यान रखेंगे। वर्तमान में आपका सुमन कुमार बेरी है और सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम है, तो ये दोनों को भी ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फार्मूला 1 रेस का डच ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है? तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो जीता गया है, ये मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के द्वारा जीता गया है। मैक्स वर्स्टापेन रेडबुल से संबंधित है, रेडबुल, फरारी, ये सब आपने सुना होगा, रेडबुल है ना। तो रेडबुल एक पीने वाला भी आता है मेरे ख्याल में, ठंडा पेय पदार्थ होता है थम्स अप के जैसा, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन ये इसका एडवर्टाइज देखा था शायद, हाँ आता है। इसके अलावा हाल में ही मैक्स वर्स्टापेन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 भी जीता है। जून 2023 में मैक्स वर्स्टापेन ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीता है। आपको ओवरऑल बता दूं मोटे तौर पे, तो जब भी ये ग्रैंड प्रिक्स से जीतने वाली क्वेश्चन आएगी, जैसे आपने नोवाक जोकोविच को एक प्रतियोगिता छोड़ के टेनिस के 3 महाकुंभ के विजेता हैं इस बार के, वैसे ही जो मैक्स वर्स्टापेन जो है ये आपके लगभग जो ग्रैंड प्रिक्स हैं सबके विजेता हैं। इनका गोल्डन पीरियड पिछले साल से ही चल रहा है। इसके अलावा उस्ताद इनायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार प्ले करते हैं उस्ताद इनायत खान। उस्ताद इनायत खान सितार, सुरबहार भी बजा लेते थे। और सुरबहार से संबंधित जो महिला है इंडिया में, ये आपका अन्नपूर्णा देवी हैं, इन्हें अवश्य पूछा जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सितार के अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो पंडित रविशंकर साहब। पंडित रविशंकर साहब के नाम से कई सारे रिकॉर्ड हैं। प्रथम ग्रैमी अवार्ड है 1968 में, है ना। और उसके बाद भारत रत्न भी है 1999 के अंदर पंडित रविशंकर साहब को। और सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड, 5 अवार्ड जो है इन्हीं के नाम है, पंडित रविशंकर साहब के नाम, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करता है ज्ञानर की सबसे ज्यादा ग्रैमी अवार्ड किसके नाम है? तो पंडित रविशंकर। रिकी केज के नाम भी 3 ग्रैमी अवार्ड है। 2023 में भी रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड मिला है, 2022 में भी मिला था, और आपका 2015 में भी मिला था। तो रिकी केज के नाम 3 ग्रैमी अवार्ड है, और पंडित रविशंकर साहब के नाम जो है सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड है। अनुष्का रविशंकर साहब की पुत्री हैं, तो ये भी सितार बजाती हैं। अरविंद पारेख साहब, ये पंडित अरविंद पारेख जो हैं ये भी सितार बजाते हैं। निखिल बनर्जी ये भी सितार बजाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, मैं आपको पर एक लिखा गया है तो मैं पारेख करके दूंगा। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी बता ही दिया, लेडीज में सुरबहार
प्ले करती है। इसके अलावा सारंगी के प्रमुख कलाकार राम नारायण पंडित, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अहमद खान, गुलाम सबीर खान, सबरी खान, ये सभी के सभी जो है, सुकूर खान भी लिखेगा, एक सुकूर खान भी पूछता है, सुकूर खान, तो सुकूर खान भी जो है ये आपका क्या है, जो है आपका सारंगी के प्लेयर हैं। इनके अलावा शौकत हुसैन खान, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, चंद्रनाथ शास्त्री, विजय घाटे, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी तबला के प्लेयर हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, टी.एच. विनायक घाटम प्ले करते हैं, श्रीनिवास मैंडोलिन प्ले करते हैं, तोताराम है एक, पखावज प्ले करते हैं, तोताराम, ठीक है, पखावज, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, तोताराम भी पूछा गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी, ये सभी के सभी संतूर प्ले करते हैं। एक्चुअली इसका सरनेम सोपारी है, सो है ना, सोपारी, नहीं तो सुपारी खाने वाला नहीं है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि नाटो में 31वां सदस्य के रूप में मार्च 2023 में किसे सदस्यता दी गई। देखिए नाटो काफ़ी चर्चा का विषय रहता है हमेशा, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जब से हुआ तब से इसकी वैल्यू लगभग और भी बढ़ गई। कहा जाता है कि इन्हीं में सदस्यता के लिए आपस में मुठभेड़ हुआ, ठीक है भाई। तो ये फिनलैंड, ये जो है आपका फिनलैंड को दिया गया नाटो में 31वें सदस्य के रूप में जो है मतलब एंट्री दिया गया। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा 1949 में इसका जो है स्थापना हुआ था, ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय है। इसके अलावा इसमें सदस्य देश कितनी हो गई, 31। स्थापना के समय कितने देश हो गए थे, तो 12। इसका क्या मोटो रहता है और ये क्या है भाई, सहायता करना मोटो है सबकी, और इसके नाम से स्पष्ट है कि यह एक राजनीति और सुरक्षा हेतु गठबंधन है। तो जो इनके सदस्य देश हैं आपस में मेलजोल रखते हैं, है ना। इसके अलावा G20 की बैठक आपने कई बार देखा होगा कि जो कॉलेज वगैरह में नया बच्चा एंट्री करता है ना, तो नया बच्चा जो है जो देखता है पहले तो वो बहुत शरीफ रहता है, ठीक है, फिर देखता है कि कॉलेज में सबसे बदमाश कौन है, तो उस बदमाश के मतलब उससे थोड़ा अच्छा बिहेव करने लगता है वो, ताकि उसको कभी ज़रूरत पड़े तो सहायता कर सके। उसी प्रकार से ये नाटो है, ठीक है। इसके अलावा G20 की बैठक 2023 दिल्ली में हुआ, है ना। अफ्रीकी यूनियन को इसमें जो है एंट्री दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि ये अफ्रीकी यूनियन जो है इसमें कुल कितने देश हैं, मैंने पहले भी बता रखा है 55 देश है। जैसे अभी आपने देख रहा होगा इजराइल वाले जो मामला है उसमें जो अरबियन देश है वो जो आपका, उसमें भी कितना देश है, वहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन यहाँ से जरूर आएंगे, ठीक है। ये 21वां सदस्य जो है आपका बना है, G21 अब नाम हो सकती है इसका। इसके अलावा आसियान में सबसे नवीन सदस्य के रूप में भी दर्जा दिया गया है तिमोर लिस्टे को, और इस बार का भी आपने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखा तो एक आदमी जो है ये आपका तिमोर लिस्टे का भी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला अंतिम देश ये आपका दक्षिणी सूडान है। देखिए दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछा जाता है तो जुबा है, और खाली सूडान की राजधानी खार्तूम है, तो इसमें जो है दक्षिणी सूडान पूछ के खार्तूम भी ऑप्शन में दिया गया रहता है, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। दक्षिणी सूडान का जुबा, खाली सूडान का खार्तूम, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया का जो है आपका सियोल। इस प्रकार से जो है आपका एक ही नाम रहता है लेकिन दक्षिणी उत्तरी लगा रहता है, तो राजधानी अलग होते हैं क्योंकि वो अलग प्रांत होते हैं। इसके अलावा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराने वाले प्रमुख शासक रुद्रदामन प्रथम किस वंश के थे, तो रुद्रदामन प्रथम जो है ये शक थे। कौन थे, शक। इसे वंश नहीं कह सकते हैं, शक का मतलब आपने कुषाण शक है ना, तो इसे जो है जनरली वंश नहीं एक कौम कहिए, है ना, तो ये शक थे। कौन, आपका रुद्रदमन प्रथम, ठीक है भाई। भारत में यूनानियों के बाद कौन आए थे, है ना, तो शक आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीरीज में कि यूनानियों के बाद कौन आए थे। शक जो है अफगानिस्तान में भी अपना ब्रांच खोला था, ब्रांच मतलब उस समय उसका ऑफिस हुआ करता था, है ना, जहां से डील करते थे, और इंडिया में भी 4 जगह किए थे, तो कुल इनके जो है 5 शाखाएं थे। कितने, 5। इसके अलावा प्रथम शक राजा मऊ को माना जाता है, मऊ नहीं मऊ, है ना। ये शक जो है मुख्यतः कहाँ के निवासी माने जाते हैं, तो मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाए थे, तो मौर्य सम्राट ने करवाए थे। आपका मौर्य राजा ने सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था, पुनर्धार जो है रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा ये सुदर्शन झील आपको कहाँ मिलेगा, काठियावाड़ी प्रांत, कहाँ पे, गुजरात के अंदर, है ना। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कौन पूर्ण करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण कौन करवाया था, हाजी बेगम ने करवाया था। आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, तो एक जैसे लैंग्वेज की जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं या फिर आ सकते हैं या फिर क्वेश्चन है या फिर बन पा रहे हैं, तो आपको मैं उसी जगह डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी झील कौन सी, अभी झील की बात हो रही है, सुदर्शन झील, तो यहाँ पे
केरल में है वेम्बनाड झील, ये सबसे बड़ी झील है इंडिया की लंबाई के अनुसार। इसके अलावा खारी पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो चिल्का झील होगा, ये आपके उड़ीसा के अंदर है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो बुलर झील है। और बुलर झील से आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि ये किस प्रकार से बने हैं, तो बुलर झील का निर्माण जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है, प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत कहते हैं हिंदी में। इसके अलावा पैगोंग झील ये कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर स्थित है ना, फुनसुक बेंगलुरु। इसके अलावा झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहते हैं। और नदियों के अध्ययन भी मैंने बता रखा है, नदियों के अध्ययन तो इसे कहते हैं पोटामोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन पीडोलॉजी, है ना। बहुत सारे अध्ययन हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो अन्नपूर्णा योजना जो है ये आपका शुरू किया गया था ईस्वी 2000 था, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, है ना, नरेगा की शुरुआत 2006 में हुआ, बाद में इसका नाम बदल के महात्मा गांधी ऐड करके मनरेगा कर दिया गया। वर्तमान में 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है आपका जो है मनरेगा, ठीक है। और ये 100 दिन की रोजगार निश्चित तौर पे प्रदान करने वाली ये जो है एशिया की पहली संस्था है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ये नरेगा है ये गांव में संचालित होते हैं, जैसे बांध वगैरह बनाना है तो वहाँ पे मिट्टी वगैरह जो कटाई के काम होते हैं, ये 100 दिन की काम जो है आपको देना ही देना है नरेगा के तहत, ठीक है। इसके अलावा जो भारत में निर्माण कार्यक्रम है ये 2005 आया था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1999, अंत्योदय योजना गरीबों के लिए 2000 ईस्वी में, ये जिसमें खाद्य पदार्थ दिया जाता था, अन्न दिया जाता था। ट्राइसेम 1979 में आया था, है ना। एक डुआकारा भी होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है, ट्राइसेम भी आता है। अगला है 1857 के विद्रोह में कानपुर में किसने कमान संभाला था। देखिए ये क्वेश्चन बड़ी आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक बार जो है आज इंट्रोड्यूस करवा दूं कि भाई इसे भी देखिएगा। तो नाना साहब और तात्या टोपे ये कानपुर से कमान संभाले थे, है ना। नाना साहब का अन्य नाम क्या है, धोंदू पंत, धोंदू पंत। अशोक का अन्य नाम क्या है, देवनाम, क्या है, देवनाम प्रियदर्शी। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अलग अलग जो है आपका नाम दिया गया है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। अशोक के नाम है, धोंदू पंत नाना साहब के नाम है। इसके अलावा दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां, यही बहादुर शाह जफर जो है अंतिम शासक हुए इंडिया में, बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इसे कैद करके अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह के बाद रंगून ले गया था। इसके अलावा लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीरपुर से जो आरा के जमींदार थे कौन, बाबू कुंवर सिंह, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1857 का विद्रोह किसके समय, कैनिंग के समय हुआ था। प्रमुख कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस। लेकिन जो प्रमुख परिणाम निकला, जब हार गए, मतलब एक बढ़िया सुसज्जित सैन्य मतलब संगठित नहीं रह पाए हम, और छिटफुट के कारण ही हारे थे, है ना। तो ये जो है आपके यहाँ पे जो परिणाम हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो हमारी शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी यहाँ पे, तो अब इसके हाथ से निकल के सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ की वहाँ के राजा और रानी जो हुआ करते थे, महारानी एलिजाबेथ जो अभी अभी डेथ हुआ है, जैसे चार्ल्स थर्ड अभी का राजा है ब्रिटेन में, तो उस समय का जो राजा वगैरह हुआ करता था, तो वहाँ से संचालित होने लगा हमारा, है ना, देख रेख होने लगा। कौन से भारतीय फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023, IFFF इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, है ना। तो यहाँ पे 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, सीतारामम को। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये जो है उपलब्ध है ना। पहले मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अब मैं क्रिकेट देख लेता हूँ कभी कभी, तो इसमें देख रहा हूँ, लेकिन ये जो है ये शुल्क में है, ये फ्री नहीं है, सीतारामम, ठीक है। तो इसे जो है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, है ना, 2023 में गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। 95वां ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं ना, ऑस्कर अवार्ड, है ना, तो ये 2023 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है ऑस्कर 95वां क्रम वाला, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये फिल्म का नाम है, इतना लंबा चौड़ा, तो इनको दिया गया है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और भारत के लिए नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, कई बार किरवानी साहब का सॉन्ग है ये, कई बार आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में। और भारत के लिए पहली बार ऐसी मौका है कि कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है एलिफेंट विस्पर्स, क्या, एलिफेंट विस्पर्स, तो ये इंडियन फिल्म है, इन्हें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला था इस बार का ऑस्कर वाला। ऑस्कर पहली बार भानु अथैया को मिला था, कई सारे ऑस्कर विजेता हमारे AR रहमान है ना। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत कौन सी, है ना, आपका जो है संधि हुई थी, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत कौन सी संधि हुई थी, तो ये आपका देवगांव की संधि हुई थी। कौन सा, देवगांव की संधि 1823
1803 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, देवगांव की संधि जो है 1803 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा भारत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1883 के तहत कौन सी संधि हुई? तो सालवाई की संधि, है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पेशवा में बंसागुन पद को समाप्त कर दिया गया, तो 1817। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुआ था, पुरंदर की संधि। तो ये कुछ एक संधि जो बसीन की संधि है ये सब भी आता है। बसीन की संधि 1802 में हुआ था, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कुछ संधि वाला भी क्वेश्चन है, तो हल्का सीधे सीधे याद करना होता है लेकिन पूछ देता है। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो ये स्वतंत्रताकालीन प्रकाशन है इंडियन स्ट्रगल, इसके लेखक आपके सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस साहब हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में विशेष जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ क्योंकि जनरल यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी जो है राष्ट्रपिता कहे थे महात्मा गांधी को, कब कहे थे? महात्मा गांधी सर्वप्रथम जो है झंडा कहाँ फहराया था? महात्मा गांधी कांग्रेस से कब अलग हुए थे? फॉरवर्ड वाला की गठन कब हुई थी? आज़ाद हिंद फौज में प्रचलन में कब आया? महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस साहब किस नाम से जो है, किस छद्म नाम का उपयोग करके जो है भारत से बाहर गए थे? तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। इनके राजनीतिक गुरु कौन है? चित्तरंजन दास साहब, तो ये भी आपको पूछे जाते हैं। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज, आत्मीय सभा और भारत में जो सती प्रथा है इनसे जुड़े रहे, राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष की पुस्तक है। देखिए कर्म, ये जो आपका वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम आनंद मठ से जो लिया गया, हमारा राष्ट्रीय जो गीत है ये आनंद मठ से लिया गया है, जिनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। लेकिन खाली वंदे मातरम कहेगा तो अरविंद घोष करिएगा। गीता रहस्य, मराठा केसरी, ये तीनों के तीनों बाल गंगाधर तिलक साहब के द्वारा लिखा गया है। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया, और सुभाष चंद्र बोस के विरोध में जो है पट्टाभी सीतारामैया को ही खड़ा करवाए थे महात्मा गांधी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। राष्ट्रगुप्तर, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, ब्रिटिश संसद में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले भी प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी हैं। नई आर्थिक नीति 1991 के प्रमुख आयाम क्या क्या थे? देखिए नई आर्थिक नीति में जो है देश की जो है भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो इस आर्थिक नीति में जो है ना थोड़ा सा सरकार जो है अपनी जो अंकुश होती है कोई भी चीज़ में, मैंने आपको बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार की अंकुश बहुत कम होती है। सरकार की जो अंकुश है ना, सरकार की जो कंट्रोल है ना, ये बहुत कम होता है। तो उसी प्रकार से निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से में क्या होता है कि सरकार की कंट्रोल थोड़ी कम हो जाती है। तो इस पे विशेष बल दिया गया, ये आयाम रखा गया ताकि जो है भुगतान संतुलन की समस्या से निपटा जाए। ये कब होता है? 1991 में होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि नई आर्थिक सुधार नीति की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था, तो आप बताइएगा राजीव गांधी के काल में ही शुरू हुआ था। लेकिन ये जो चरम पे आया, ये जो मतलब पिकअप पकड़ा, मतलब पूर्ण रूप से जो कह सकते हैं कि आप लागू हुआ, नई आर्थिक सुधार की लहर दौड़ी, ये 1991 में दौड़ी, ठीक है। तो जो रूपरेखा तैयार किया गया 85 में राजीव गांधी समय, तो इनमें क्लू है थोड़ा सा, तो जैसा पूछेगा वैसा आंसर देना है। यहाँ पे 99 की जगह पे 91 करना है। केंद्र सरकार जो है अल्पकालिक धन की आवश्यकता होने के लिए, मतलब पूर्ति करने के लिए, है ना, अब इस अल्पकालिक धन को प्राप्त करने के लिए कह सकते हैं तो ट्रेजरी बिल जारी करते हैं। इसे टी बिल भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल को, है ना, ट्रेजरी को टी कह देते हैं शॉर्ट में। यहाँ से क्वेश्चन बना है इसलिए रख लिया है। जिसकी परिपक्वता की अवधि 3 प्रकार की होती है, 91 दिन, उसका दोगुना 182 और उसके दोगुना 364 दिन। तो ये 3 प्रकार की ट्रेजरी बिल की जो है अवधि होती है। जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के द्वारा। 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश के काल कहा जाता है। इसमें कोई भी योजना नहीं बनाए गए थे, ये ध्यान रखिएगा। शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने वजीर के पद फिर किसे नियुक्त किया था? तो वजीर के पद पे जो नियुक्त किया था आसफ खान को किया था। किसको? आसफ खान को। शाहजहां मुगल शासक जहांगीर के बाद जो है सत्ता में आया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जहांगीर के बाद, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाद, जहांगीर के बाद आया था, है ना। इसके अलावा इसके काल में जो है मुगल वंश के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया और ताजमहल से 2 क्वेश्चन आते हैं। ताजमहल का जो है स्थापत्य जो कलाकार है ये कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। तथा ताजमहल की रूपरेखा या डिजाइन किसने दिया था? तो उस्ताद ईसा। इन दोनों में बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। रूपरेखा यानी नक्काशी जो डिजाइन है, ऊपरी डिजाइन, ये उस्ताद ईसा ने दिया था, है ना। जबकि स्थापत्य का कलाकार जो है ओवरऑल ये अहमद लाहौरी है। तो ये जिसे जरूर ध्यान रखें। शाहजहां ने एक मयूर सिंहासन तख्ते तौस का निर्माण
करवाया, है ना। और मयूर सिंहासन पे अंतिम शासक जो बैठे थे भारत में, ये मोहम्मद शाह थे। उसके बाद क्या हुआ कि मयूर सिंहासन को जो है नादिर शाह, है ना, नादिर शाह जो है, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये लूट कर ले गया। कहाँ जो है आपका ईरान ले गए, ठीक है। तो इसे भारत से लूट के ले गया था कौन, नादिर शाह। शाहजहां के पुत्र कौन है भाई, दारा भी है, औरंगजेब भी है, और भी हैं। तो इन दोनों के बीच में जो है धर्मत का लड़ाई हुआ सत्ता के कारण 1658 में। औरंगजेब की जीत हुई, तभी तो औरंगजेब सत्ता में आया, और दारा का जो है कहीं नाम नहीं है। अगला है कावड़ी अट्टम। तमिलनाडु में किस नृत्य जो है नृत्य है, इस नृत्य में किस देवी देवता की पूजा होती है, कावड़ी अट्टम। तो कावड़ी अट्टम में भगवान मरुगन की पूजा होती है। भगवान मरुगन जो है तमिलनाडु में युद्धक देवता माना जाता है, युद्धक देवता, युद्ध की देवता माना जाता है भगवान मरुगन को, है ना। भगवान मुर्गा भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहारों में पोंगल और पोटांडु, ये दोनों प्रसिद्ध है। पोंगल का एक बार पूछा था आपके एग्जाम में कि किस त्योहार का अर्थ उबालना होता है, तो पोंगल का अर्थ है उबालने से है, उबालने से है पोंगल का अर्थ, ठीक है। तो पोंगल बताइएगा। पोतांदु ये तमिल का नव वर्ष है ना। पोंगल ही के अवसर पे ही जल्लीकट्टू त्योहार का जो है आयोजन करवाया जाता है, जिसमें बैल को छोड़ा जाता है फिर पकड़ा जाता है। तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। कल ऋतुराज ने इस क्वेश्चन को लिख भी दिया था अपने मन से, काफ़ी अच्छा भाई, इसी प्रकार से करते रहिए, है ना। कल जो है 2-3 बच्चे ने शायद किसी चीज़ का MTS वगैरह का फाइनल लिस्ट आया है, तो बताया, भेजा था व्हाट्सएप पे सेलेक्ट होने के बाद, बहुत बहुत बधाई भाई। इसके अलावा केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार मकर विलक्कू में भगवान अयप्पा की पूजा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तेलंगाना का प्रसिद्ध त्यौहार बोनालू में माता काली की पूजा तथा बतुकम्मा एक होता है, इसमें देवी गौरी की पूजा। तेलंगाना में एक मेद्राम यात्रा त्यौहार भी होता है, जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेला है। मैंने आपको देखिए वहाँ पे जो आपका बटेश्वर मेला बताया था अभी 2-3 दिन पहले, और आपका बिहार में सोनपुर मेला बताया था, तो इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख घूमर नृत्य, है ना, ये इसमें जो है देवी देवता सबसे पहले सरस्वती देवी की भी पूजा होती है, लेकिन इसमें शिव पार्वती की भी पूजा होती है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा जब भी पूछेगा। घूमर नृत्य जो है राजस्थान में महिलाओं को द्वारा की जाती है सबसे पहले। इसके अलावा बिहार के प्रमुख त्यौहार छठ है, इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है। छठ के पर्व भी 4 दिन होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की सबसे अधिक लिंगानुपात, केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सर्वाधिक है, किस केंद्र शासित प्रदेश की, है ना। तो पुदुचेरी की सर्वाधिक लिंगानुपात है, आपके सामने पुदुचेरी यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं जनगणना में लिंगानुपात 2011 के डाटा के अनुसार। तो सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य में केरल है, दूसरा सर्वाधिक लिंगानुपात तमिलनाडु का है, तीसरा आंध्र प्रदेश का। देखिए आजकल जब भी लिंगानुपात और साक्षरता से क्वेश्चन आया है, एग्जामिनर ने पहला और लास्ट बहुत कम पूछा है, दूसरा और सेकंड लास्ट पूछा है, सेकंड लास्ट भी कम पूछा है, लेकिन दूसरा ज़्यादा पूछता है ना। तो दूसरा तीसरा जरूर याद रखें। तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 3 वहीं के साउथ के स्टेट हैं जहां लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। सबसे कम लिंगानुपात की बात करेंगे तो हरियाणा। अब जम्मू कश्मीर तो अलग अलग हो गया, तो यहाँ पे डाटा में चेंजेस आएंगे, लेकिन हरियाणा, है ना, आप याद रखिएगा। सिक्किम में भी कम लिंगानुपात है, पंजाब में भी। तो ये 3-4 जो है कम लिंगानुपात वाला है। अधिक लिंगानुपात वाली केंद्र शासित प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा पुदुचेरी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा जो आपका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, ये भी केरल का है। सबसे कम लिटरेसी रेट जो है आपका बिहार का है ना। सबसे अधिक जनसंख्या आपके यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या आपके सिक्किम में है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या आपके महाराष्ट्र में है। इसके अलावा जो आपका लिंगानुपात बता ही दिया। और देश में जनसंख्या घनत्व तो कितने होते हैं, तो 382 होते हैं। लिंगानुपात कितने होते हैं, 943 होते हैं। टोटल लिटरेसी रेट कितना होता है, 74.04% होता है। पुरुष का लिटरेसी रेट 82.14 होता है, महिला का 65.46 होता है। तो ये कुछ एक बात है, अभी तक डाटा आपको यही याद रखना है। अभी एग्जाम जो हो रहा है यही सब में से आएगी आपके, क्योंकि नए जनगणना की जो रिपोर्ट है पूर्णतः सार्वजनिक नहीं हुए। जिंक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 30 होता है। अब शायद आने वाले हैं या फिर आए हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं। तो मैं आपको जल्दी जैसे ही आ जाएगा पूर्णतः डाटा जरूर बताऊंगा, है ना। तो आपके जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। आपके सामने पीरियोडिक टेबल दिख रहे होते हैं, इसमें आपको जो है अंतर करना आना चाहिए। प्राचीन वाले जो यूज करते थे उसमें और जो हम आज यूज करते हैं इसमें आपको अंतर आ गया, तो काफ़ी चीज़ जान जाइएगा। साथ ही साथ जो 18 आपके समूह हैं, इन समूह के सिर्फ आपको नाम जानना है, इस नाम से भी काफ़ी चीज़ आपको पता चल जाता है। साथ ही साथ ये नीचे जो लिखा है, सबसे नीचे जो आपका लिखा है 57 से, इस 57 से 71 तक, इसे लेंथेनाइड कहते हैं। और ये जो नीचे लिखा है आपका ये लाल वाला, ये एक्टियोनाइड है, ठीक है। तो कई बार एक बार क्वेश्चन क्या बन गया कि लेंथेनाइड में कितने होते हैं, तो आप इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, है ना। तो ये 15 हो जाते हैं, 3 3 6, 1 सेकेंड, 15 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, 15 होते हैं, है ना। देखिए तो कहीं कहीं जो पीरियोडिक टेबल होता है जो आपकी किताब वगैरह में होते हैं, तो यहाँ से एक तत्व यहीं पे रखेगा, है ना, एक तत्व यहीं पे रखेगा और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 14 नीचे में रहता है और एक यहाँ से, तो 15 यहाँ पे डायरेक्ट कलर से डिनोट कर दिया है कि 57 से 71 तक यानी 15 तत्व होता है। तो कभी कभी नीचे में 14 भी रहते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है 15 देना है। ये 15 होते हैं लेंथेनर और 15 होते हैं एक्टिनोइड, ठीक है। इसके अलावा और एसएससी ने इसे आंसर सही माना है, इससे पहले 14 करने में गलत माना है, ठीक है। ये जो आपके पीरियोडिक टेबल है, जो ये नीला कलर का आपको दिख रहा है, ये समूह 3 से लेकर 12 तक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसे संक्रमणीय धातु भी कहते हैं, इसके मेटोलिक गुण हाई होते हैं। इसके अलावा ये जो आपका 2 बैंगनी कलर पर्पल कलर दिख रहे हैं, ये क्या है, आपका अल्कलाइन मेटल है, क्षारीय धातु है, जिसमें समूह 2 को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। इसके अलावा सबसे लास्ट वाला यक्रिय गैस है या नोबेल गैस है ना, समूह 18। समूह 17 आपका हेलोजन ग्रुप है, समूह 16 आपका केल्कन या ऑक्सीजन ग्रुप है, समूह 15 को हम नाइट्रोजन समूह कहते हैं। आपको 3 ही समूह का नाम पूछता है, सबसे लास्ट में 18 में, या फिर ये पूछता है कि नोबेल गैस किस समूह में है, तो 18 में। समूह 17 को हम हेलोजन ग्रुप समूह कहते हैं और समूह 16 को हम केल्कन कहते हैं। 3 से 12 आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 1 और 2 आपका एल्कलाइन मेटल या जो है क्षारीय धातु तत्व कहते हैं। तो ये आपका 18 समूह याद रखने के लिए एक छोटे शॉर्ट वे में आपका तरीके हैं, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे जिंक है, जिंक का 30 परमाणु क्रमांक था और 65.38 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान है। जब कभी आपके एग्जाम में परमाणु द्रव्यमान से क्वेश्चन आए, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी चीज का जनरली परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 2 गुना से अधिक होता है और 3 गुना से कम होता है। मैंने बहुत जगह इस चीज को मिलाया है और एकदम सटीक बैठता है। तो अगर मुझे याद न हो और जिंक की परमाणु क्रमांक 30 है और परमाणु द्रव्यमान अगर पूछेगा तो मैं 60 से ऊपर वाला ऑप्शन मारूंगा, है ना। तो मेरे 65 जो दिखेगा वो मारूंगा। हालांकि पूरी तरीके से सही होने की संभावना कम होती है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी बहुत चलाक होते हैं। ये 65.38 से किसी में 65.40 डाल देगा, है ना। तो उस समय तो बात अलग होता है, जब उनको नंबर गलत ही कराना है तो अलग बात है। लेकिन अगर जनरल वे में पूछता है तो इससे काम चल जाता है अगर याद ना हो तो। आधुनिक आवर्त सारणी में खोजकर्ता मेंडलीव थे और आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम आजकल यूज करते हैं, जब ये आपने आवर्त सारणी देखा ये मोसले का है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। कभी भी जो है प्राचीन आवर्त सारणी मेंडलीव में नहीं मारिएगा, इनका भी मत आधुनिक आवर्त सारणी से ही मिलते थे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 9 वर्ग है, जबकि मोसले के जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो इसे हम यूज करते हैं इसमें 7 आवर्त तथा 18 वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 वर्ग था, सही है भाई। और अभी वाले में जो है 7 आवर्त तो है लेकिन वर्ग बढ़ गया 18 को। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व था, लेकिन अभी जो है ये आपका 118 तत्व है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। समूह 1 को जो है क्षारीय धातु कहते हैं, बता दिया। यही चीज मैंने अभी जो लिखा है यही चीज मैं बताया हूँ। अगला है प्रसिद्ध बसोली पेंटिंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। देखिए बसोली पेंटिंग को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो आपसे स्टैटिक्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या जो है मतलब करंट अफेयर में भी आ सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर का हो गया। इस पेंटिंग को हाल में जीआई टैग दिया गया है। सोहराय खोबर पेंटिंग, इसे भी जीआई टैग मिला था, ये झारखंड का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग ये कहाँ का है, बिहार का। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का। और फर चित्रकला राजस्थान का। भित्ति चित्र उड़ीसा का। तो ये इंडिया का कुछ चित्रकला है जिसे जरूर ध्यान रखें। हाल में ही रिलीज पुस्तक जो नाम है इसके पुस्तक का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, है ना। तो ये तो सही बात है भाई, कभी भी थोड़ी नहीं इनकी यादें जो हैं जाने वाली है। तो ये जो पुस्तक लिखे हैं डॉक्टर नेजमा एंड वाई.एस. राजन, ये मिली जुली लेखक हैं, इनके जरूर ध्यान रखेंगे। बात एपीजे अब्दुल कलाम साहब की हो रही है तो किताब आने की संभावना बढ़ जाती है। इस पुस्तक की विमोचन जो है अमित शाह के द्वारा करवाया गया, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो अपने द्वारा लिखा गया पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर इग्निटेड माइंड्स भी है। इसके अलावा और भी कई सारे पुस्तक हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका विंग्स ऑफ फायर ही पूछते हैं, अग्नि की उड़ान ही पूछते हैं। इसके अलावा फॉर्क्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये जब भी पूछेगा आरबीआई के 3-4 को भूतपूर्व गवर्नर का नाम देगा। सी रंगराजन का ये पुस्तक है। आई वुड डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन साहब का जो है पुस्तक है। तो ये रंगराजन है और रघुराम राजन है, ठीक है, वो भी आरबीआई के गवर्नर थे। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए.एम. हसन है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की नवीन पुस्तक है, वही सलमान रश्दी की कई सारी पुस्तक है ना। इसके अलावा
सलमान रश्दी की सबसे ज़्यादा पुस्तक आता है आपका मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके अलावा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं इनके द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में नए जो है आपके चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। आप जानते हैं कि एनजीटी जो पर्यावरण को डिनोट करता है, तो इससे कई सारे आपके जो है कई बार आपकी एग्जाम में इनके चेयरपर्सन का नाम पूछा जाता है। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को डिप्यूट किया गया है। करंट सेक्शन की क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में किया गया था। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसके बाद आदित्य L1 हुआ है, तो इससे जो हो रहा है तो इसके भी आ सकते हैं। तो सोमनाथ साहब हैं। सीबीआई के निदेशक के रूप में प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ जो है आपके जानकारी हैं जो नए लेटेस्ट आपकी नियुक्ति हुआ था यहाँ पे एनजीटी में, इसके लेकर के जो है पुराने को भी मैंने रेट किया। तो ये आज का जो है प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।